हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस वीडियो में हम मेडाइवल हिस्ट्री का सेकेंड लास्ट वीडियो डिस्कस कर रहे हैं। मतलब इसके बाद सिर्फ एक टॉपिक बचा हुआ है, शायद उसमें 2 वीडियो और आएगी, मराठा साम्राज्य। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, मुगल पीरियड। देखिए, मुगल पीरियड में जितना अभी हमने डिस्कस किया वो एक तरफ इम्पोर्टेंस की बात करते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से, और आने वाला 2 वीडियो का इम्पोर्टेंस एक तरफ, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन एक वीडियो में, और दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे मुगल कल्चर और टाइटल और उसके अलावा लिटरेचर। तो इससे एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एज कम्पेयर टू जो लड़ाई वड़ाई होती है उससे। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। अगर आप चाहते हो, टाइम नहीं है तो आप वो सारा वीडियो छोड़ सकते हो, लेकिन आने वाला ये 2 वीडियो आप जरूर देखना, क्योंकि इम्पोर्टेंस एग्जाम ज़्यादा कल्चर पे फोकस करता है, एडमिनिस्ट्रेशन पे फोकस करता है। आप पिछले साल ये क्वेश्चन उठा कर देख सकते हो। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि क्योंकि इसके अलावा भी हम पॉलिटी कर रहे हैं, और एक और हमारा चैनल है जिसपे हम एक्ट्स डिस्कस करते हैं, जैसे जो हमारा बेयर एक्ट है संविधान का, वो सब डिस्कस करते हैं हम, और कुछ बहुत उस पर ऐड करने वाले हैं। तो आपका डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है धीरज, और आप FB, इंस्टा और टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं हमारे साथ एनसीईआरटी जोन पे, और आप मुझे टेलीग्राम या व्हाट्सएप डायरेक्ट कर सकते हो। आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो अगर आपकी मर्जी हो, गूगल पे और पेटीएम पे। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा मुगल सेंटर था, मुगल, वो डिवाइड कैसे था। डिवीजन की बात करते हैं कि जैसे ऊपर सब सेंटर होता है, उसके बाद क्या क्या थे वो सब डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे ऊपर सेंटर था, सेंटर के नीचे है सूबा, सूबा को हम प्रोविंस भी बोलते हैं। उसके बाद है सरकार, उसके बाद है परगना, उसके बाद ग्राम। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं एक सेंटर है, उसके नीचे कई प्रोविंस है, एक प्रोविंस में कई सरकार होते हैं, एक सरकार में कई परगना होते हैं, एक परगना में कई ग्राम होते हैं। समझ गए ना? ऐसे ट्री वर्क करती है, जैसे अभी वाला सिस्टम है ना, समझिए वैसे। मुगल एम्पायर इज डिवाइडेड इनटू दिस, हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन इसके अलावे कुछ अदर टेरिटोरियल यूनिट भी है, जैसे खालिसा। खालिसा ऐसे लैंड को बोले जाते हैं जो सरकार का होता है, जो रॉयल लैंड होता है। क्लियर है ना? उसके अलावा एक और लैंड का टाइप होता है। ये सारे टेरिटोरियल यूनिट भी तो है। प्रोविंस एक एरिया की बात करते हैं, है ना, भले ही छोटा एरिया बड़ा एरिया, कोई अलग बात नहीं है। खालिसा का मतलब ऐसा लैंड जो रॉयल है, सरकार के पास है। दूसरा जागीर, जागीरदारी आपने सिस्टम सुना होगा। तो जागीर का मतलब होता है एक ऑटोनोमस राजा टाइप का, इसके पास एक एक एरिया का, छोटा सा एरिया का राजा, मान लो हम बोलते हैं। और क्या ये मुगल के खिलाफ रिवोल्ट कर देते थे? हाँ, बहुत बाद में जब लेटर मुगल कमज़ोर हो गए तो कुछ जागीर लोगों ने रिवोल्ट कर दिया, लेकिन ज़्यादातर अधिकतर समय में ये मुगल के बहुत लॉयल रहते थे। मुगल को ये सेना भेजते थे, मुगल को टैक्स देते थे, क्योंकि इस एरिया में टैक्स कलेक्ट किए और फिर मुगल को भेज दिए, ऐसे होता था। तो जागीर हमने समझ लिया। इनाम समझ लिया। इनाम तो नॉर्मल आपको पता ही है कि गिफ्टेड लैंड होता है। भाई किसी को आप गिफ्ट दोगे, आप बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड तो नहीं दोगे ना, तो मेनली वेस्ट लैंड होता है। क्लियर ना, है ना, जो जिसकी फर्टिलिटी बिल्कुल जीरो होती है। क्लियर। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो मुगल है उसमें कितने सूबा थे, हमें याद नहीं रखने, बिल्कुल भी नहीं कितने सूबा थे। अकबर के रीजन में ये 20 हो गया, सॉरी, अकबर के रीजन में 15 था। लेकिन आपको पता है और ज़्यादा एक्सपेंशनिस्ट, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टेरिटोरियल लिमिट किसका था? औरंगजेब का। पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो औरंगजेब के अंदर 20 था। तो अब जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका सूबेदार, सूबा, सरकार, परगना, ग्राम, तो उसके हेड का नाम तो एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ से आता है। सबसे पहले आपसे सिंपल पूछ दिया गया कि बताइए भाई, जो अमल या अमल गुजार है वो किस, मतलब वो एक्चुअली किस ऑफिस का नाम था? मुगल में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, बहुत बारी। मतलब ये ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो सबसे जो वर्ड से प्ले करता है, वर्ड से, इस वर्ड को अभी भी क्या बोलते हैं, मतलब इसको क्या बुलाते थे, इसको क्या बुलाते थे, ऐसे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आप ध्यान रखना। सबसे पहले सूबा, जिसको हम प्रोविंस को बोलते थे, तो उसके हेड जो होते थे, ध्यान देना, हेड हर जगह 2 होते थे। एक एग्जीक्यूटिव हेड जो काम दाम करता है, काम वाम करता है, और दूसरा होता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करते हैं, रेवेन्यू। तो 2 चीज़ समझ गए, एक हर जगह एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होगा, एक जो रेवेन्यू वाला होगा। क्लियर? हम इसी को ध्यान में रख के आगे करते हैं।
क्लियर। तो सबसे पहले कौन सा बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं सूबा का। तो सूबा के जो हेड होते हैं उनको सूबेदार बोलते हैं, हाँ पता है, नाम से पता चला। निजाम और सिपाह सलार, सिपाह सलार, ये सारे नाम में से कोई भी आपको याद रहे, तीनों में से कोई भी नाम आ सकता है। ये थे एग्जीक्यूटिव हेड। अब क्वेश्चन होता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हेड कौन था? भाई रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हेड था दीवान। समझ गए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का नाम था दीवान और जो एग्जीक्यूटिव हेड था उसका नाम था निजाम, सूबेदार या सिपाह सलार। क्लियर है ना, हम समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं सरकार। सरकार जो डिस्ट्रिक्ट को बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट के जो हेड है उसको बोलते हैं फौजदार, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है। और अमाल गुजार या अमल किसको बोलते हैं? रेवेन्यू कलेक्ट करने वाले को। क्योंकि देखो ऊपर से तो एग्जीक्यूट करेंगे डायरेक्ट पॉलिसी को, लेकिन इनको भाई ऑलरेडी, जैसे मान लो एस को हम बोल सकते हैं डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है ना। उसके अलावा जो अमल या अमल गुजार है रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम करता था। क्लियर। अब बात करते हैं और छोटे लेवल पे आते हैं, परगना या तालुका भी बोलते हैं, जैसे अभी भी हम तालुका बोलते हैं। तो तालुका के हेड जो होते थे उसको बोलते हैं सिकदार। सिकदार होते थे एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, लेकिन जो एक होते अमीन या कानूनगो, इन दोनों को, अमीन और कानूनगो, रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं। अमीन और कानूनगो रेवेन्यू ऑफिसर और सिकदार एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं ग्राम की। ग्राम में जो पटवारी है वो अकाउंटेंट, यानी समझिए रेवेन्यू की बात कौन करता है? पटवारी। और मुकद्दम कौन करता है? हेडमैन होता है, विलेज के हेडमैन, समझिए एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे हम डिस्कस करते क्या क्या है। इतना तक हम डिस्कस कर लिए। अब देखो, अकबर ने इंट्रोड्यूस किया मनसबदारी सिस्टम। अकबर ने इंट्रोड्यूस किया मनसबदारी सिस्टम, ये तो पता ही है। मनसबदारी का सिंबल मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो एक पर्टिकुलर रैंक होल्ड करता है। रैंक का मतलब किसी का रैंकिंग ऊंचा है, इसका मतलब वो उसको मनसबदार अच्छी खासी मिली है, अच्छी खासी मनसब मिली है। मतलब मनसब जो रैंक होता है ना, हमेशा ऐसे होता था कि 5,000 मनसब या 10 मनसब। 10 जो होता था सबसे लोएस्ट कैटेगरी में होते थे, और जो 5,000 7,000 ये सब हाई रैंक ऑफिसर को मिलती थी। क्लियर है ना? मतलब सिंपल समझना, आपकी कितनी इंपॉर्टेंस है और भी चीज़ों पर डिपेंड करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है, समझ लो, अगर नॉर्मल समझने के लिए समझ लो तो इम्पॉर्टेंस, आपकी कितनी ज़रूरत है मुगल दरबार को। द टर्म मनसब मतलब होता है रैंक ऑफ इट्स होल्डर। मनसबदारी वॉज बोथ सिविल एंड मिलिट्री होती थी। मनसबदारी बोथ सिविल एंड मिलिट्री होती थी। ऑलमोस्ट द होल नोबिलिटी, ब्यूरोक्रेसी एंड मिलिट्री होल मनसब। ऐसा नहीं कि मनसब सिर्फ मिलिट्री में होता था, नहीं भाई। आप चाहे ब्यूरोक्रेट हो, आप चाहे नोवेल्स हो, आप चाहे मिलिट्री हो, आपको कुछ ना कुछ मनसब मिलेगी ही मिलेगी। क्लियर है ना? द मुगल मनसब वॉज डुअल। यहाँ पे बात करें मुगल में जो मनसब थे वो डुअल रोल प्ले करता था। डुअल कैसे? एक तो होता था कि डिपेंड करता था आपके पर्सनल रैंक पे और आपकी पे स्टेटस पे, इसको बोलते थे जाट। और दूसरा होता था सवार। सवार का मतलब है कितने हॉर्समैन को आप मेंटेन करते हो। इसका मतलब है सिंपल, यहाँ पे आ गया सैनिक वगैरह की बात आ गई। दोनों पे डिपेंड करेगा। अगर आपकी पर्सनल रैंक अच्छी है, उसके अलावा आप सवार भी, आपके पास आप बहुत सारे हॉर्समैन को मेंटेन करते हो, यानी आपके अंदर लगभग 100 हॉर्समैन हैं, तो यानी ऑब्वियसली आपकी रैंक तो ऐसे भी अच्छी हो जाएगी। तो मुगल में जो मनसब होता है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, डुअल रोल होता है, समझ सकते हैं। एक होता है जाट जो कि आपकी अपनी पर्सनल रैंकिंग होती है। इसके अलावा आप बहुत सारी हॉर्समैन को भी मेंटेन करके रखते हो। क्यों मेंटेन करते हो भाई? लड़ाई के समय में देखो यहाँ पे ऐसे होता था, सब राजा ही खुद मेंटेन नहीं करते थे। राजा बोलते थे कि भाई तुम इतने हॉर्स को और हॉर्समैन को, सेना को मेंटेन करो, सारा खर्चा उर्चा इनका निकालो, हम तुमको इसका पेमेंट कर देंगे बाद में। इसका पेमेंट तुम दो तरीकों से ले सकते हो, या तो तुम्हें कुछ लैंड दे देते हैं और वहाँ से टैक्स लेते रहना, या तो तुम्हें पे कर देंगे, नकदी पे कर देंगे, यही होता है। तो मनसब 3 कैटेगरी में होते थे, मनसबदार और अमीर या अमीर उम्दा। बस नाम याद रखो, मनसबदार, अमीर या अमीर उम्दा। मैंने बताया ना 2 तरीके से इनको पेमेंट मिलती थी, या तो नकदी मिल जाती थी कैश के थ्रू,
या इनको जागीरदारी मिल जाती थी। जागीरदारी का मतलब है आपको लैंड मिल गया, लैंड पे आप टैक्स लीजिए, हो गया, आपको पेमेंट इनडायरेक्टली तो मिल ही जाएगा ना। उसके जहांगीर ने एक और चीज ऐड किया, एक और नया सिस्टम ऐड किया। तो सिंपल आपसे पूछ सकता है, दुआस पाह सी अस्पाह, ये जो सिस्टम था वो किसने ऐड किया, जहांगीर ने या अकबर ने। अब इसलिए आप जहांगीर का नाम लिख सकते हो। इसका मतलब है दैट इज वन सवार रैंक कैन बी रेज विदाउट रेजिंग द जाट रैंक। सिंपल है, मैंने एक चीज आपको बताया, अभी बताया कि किसी इंसान की दो रैंक होती है, किसी इंसान की दो रैंक होती है। कौन सी रैंक, एक होती है जाट वाली और एक होती है सवार वाली। इन्होंने सिंपल बोला दुआस पा, दुआस डुएल वाले को बोलते हैं, दुआस पा सी अस्पा। इसका मतलब है कि आपकी सवार रैंक कैन बी रेज्ड, आपकी आप ज़्यादा से ज़्यादा हॉर्समैन को मेंटेन कर सकते हो डिस्पाइट आपके पास अपनी पर्सनल रैंक ज़्यादा बढ़ी नहीं है। क्लियर है ना। मान लो एग्जांपल लेते हैं, अभी आपके पास है मनसब 5000 और आपने अभी तक हॉर्स को 10 हॉर्समैन को संभाल के रखा है, 100 हॉर्समैन को संभाल के रखा है, लेकिन आपकी मनसब जो पर्सनल रैंक है 5000 से इंक्रीज नहीं हुआ। इसके बावजूद भी आप 200 हॉर्समैन को मेंटेन कर सकते हो। आपको जो ये वाली है मनसब आपकी इंक्रीज हो जाएगी, सवार वाली मनसब आपकी इंक्रीज हो जाएगी। समझ गए ना आप, कि आप ऐसा नहीं कि आपका मनसब है 5000 तो आप हमेशा के लिए 100 हॉर्समैन को ही रखोगे, नहीं नहीं नहीं। ये किसने लाए, किसने इंक्रीज किया, जहांगीर ने। क्लियर। फिर शाहजहां ने एक और चीज ऐड किया, सबको अपना अपना कुछ कुछ ऐड करते। शाहजहां एडेड जमा दमी और महना जागीर मंथली स्केल सिस्टम इन्होंने ला दिया कि महना जागीर, नाम से पता चलता है कि महीना महीना हम बोलते हैं ना, महीना जागीर या जमा दमी, ये सब मंथली स्केल था। इट अल्टीमेटली कॉज जागीरदारी और एग्रेरियन क्राइसिस व्हिच वाज मेजर कॉज फॉर, मतलब इस सब से क्या हुआ था। आप देख लो कितना डिफिकल्ट या कॉम्प्लेक्स सिस्टम आ गया इस सब से, इस जागीरदारी के कारण। एग्रेरियन, भाई जागीरदार भी पीपल को नहीं सुनते थे, नॉर्मल पीपल जो नॉर्मल पीजेंट होते थे उनको तो भाई अपना टैक्स लेना है बस। तो इस सब से एग्रेरियन क्राइसिस हुआ और मुगल का धीरे 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 डिक्लाइन स्टार्ट हो गया। उसके बाद क्या हुआ, देयर वर सेवरल मेथड, रेवेन्यू कलेक्शन के मेथड अलग थे। सबसे पहले कनकूत जो कि एस्टिमेट करते थे, राय जो कि एल्ड पर एरिया बताता था, जाप्ती वेस्ट ऑन द एल्ड ऑफ द क्रॉप्स। देखो अलग अलग तरीके का रेवेन्यू कलेक्शन होता था। सबसे पहला होता है कानकूत। कानकूत का मतलब सिंपल, अब मैं बता दें कि भाई आपको 100 केजी में से 10 केजी मुझे देना है, बस चाहे कुछ हो जाए। नेक्स्ट है राय। राय क्या करता था कि सबसे पहले देखता था कि क्या आपकी खेत की यील्ड अच्छी है। मतलब ये सब, ये जो नाम है वो सिस्टम का नाम है, सिस्टम का नाम है। तो जो कानकूत वाला सिस्टम होता है, सिंपल एस्टीमेट लगाता था कि आपको इतना देना है तो देना है, बस हो गया। राय क्या करता था, देखता था कि आपकी यील्ड पर एरिया, यूनिट एरिया देता था कि आपको इस एरिया से इतना यील्ड हो रहा है तो चलो इतना दो। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो कि अकबर ने लाया, जाप्ती सिस्टम। जाप्ती सिस्टम पहले देखता है भाई कि आप जिस एरिया में खेती करते हो उसको असेस करता है कि यहाँ पे प्रोडक्शन इतना होगा तो दे पाएगा। भाई अगर कोई एरिया डेजर्ट एरिया में है तो वहाँ पे तो प्रोडक्शन नहीं होगा तो टैक्स कहाँ से देगा। तो जाप्ती सिस्टम या इसको दहसाला बंदोबस्त दोनों को बोलते हैं, ये अकबर ने लाया। लेकिन ये किसका इनिशिएटिव था, तोदरमल का इनिशिएटिव था। तोदरमल फाइनेंस मिनिस्टर थे, समझ गए। ये क्या करता था कि पहले 10 साल का असेसमेंट लेता था, पिछले 10 साल का, कि पिछले 10 साल में 9 साल क्या हुआ, अच्छी खेती हुई है, 1 साल ड्रॉट रहा है। इसका मतलब ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, 9/10 की प्रोबेबिलिटी है कि अच्छी खेती ही होगी, तो यहाँ पे टैक्स लगाया जाएगा ठीक ठाक। लेकिन अगर पता है कि यार 10 में से 5 बार तो ड्रॉट ही आता है तो इस खेत को हम उतना यहाँ पे उतना टैक्स नहीं लगा सकते या टैक्स नहीं भी लगा सकते, ऐसे होता था। क्लियर, समझ गए ना। तोदरमल ने क्या लगाया, दहसाला बंदोबस्त, किसके समय में, अकबर के समय में। ये हमें याद रखना है इस स्टेटमेंट से। उसके बाद जागीरदारी सिस्टम में क्या होता था, जागीरदारी सिस्टम और असाइनमेंट ऑफ अ लैंड। मैंने हमें बोला कि जागीरदारी सिस्टम में एक बंदे को जमीन असाइन कर दिया जाता है
कि जितना लैंड इन प्रोपोर्शन, हाँ जितना आपको सैलरी होना, जैसे आपका सैलरी है मान लो होना चाहिए 1 लाख, उस समय की बात कर, उस समय की बात करते तो उस समय को मान लो उस समय जो भी रहा होगा कि 100 सोने की कॉइन रही होगी उसमें उस किसी के सैलरी, तो उसको 100 सोने की कॉइन की जगह पे आपको बता दिया कि 100 एकड़ ज़मीन रख लो, वहाँ से टैक्स लेते रहना। मतलब बस एक एग्जांपल ले रहा हूँ। Every month Sardar was entitled to a जागीर if he was not paid in cash। कितना बार बताया, यही तो बताया कि अगर भाई आपको या तो कैश मिलेगा या नहीं तो जागीर मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, मदद ए मास और सुयूर घाल या इनाम वाज ए लैंड ग्रांट टू पीपल इन फेवर ऑफ रिलीजियस असाइनमेंट। मदद, नाम से ही पता ही चलता है कि जब भी हम ऐसे वर्ड देखें, मदद ए मास, सुयूरे घाल और या इनाम, तो ये सब क्या होगा, हमेशा लैंड ग्रांट मिलेगा रिलीजियस असाइनमेंट के फेवर में, कि आप चलो मंदिर बना रहे हो, ले लीजिए। क्लियर है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मुगल कल्चर। तो इस वीडियो में बस इतना ही है। थैंक यू सो मच।